भारत समाचार का चुनावी सफर जारी है। हमारे साथ मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह मौजूद हैं। हम उनके साथ चुनावी सफर में हैं। आप देख सकते हैं कि रात में 10 बजे का वक्त है और जयवीर सिंह लगातार अपने लोगों से मिल रहे हैं। सर, क्या तैयारी चल रही है चुनाव की? किस तरह से चुनाव चल रहा है आपके सामने, क्योंकि मौजूदा सांसद हैं और एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखती हैं। देखिए, निश्चित रूप से ऐसे बार बार समाजवादी पार्टी के लोग अपना किला कहते हैं। ठीक है, कहना भी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से, लंबे अंतराल से मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी के सांसद चुने जाते रहे। मुलायम सिंह यादव जी रहे, उनके भतीजे धर्मेंद्र जी रहे, उनकी बेटे की बहू डिम्पल जी रहीं, तेज प्रताप सिंह यादव उनके नाती रहे। लगातार बहुत समय से उनके परिवार के पास सीट है, इसलिए कहना स्वाभाविक है। लेकिन जब पिछली बार डिम्पल जी जीती थी तो वो उपचुनाव था और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के फलस्वरूप रिक्तता जब हुई और रिक्तता में उपचुनाव हुआ। और मुझे लगता है कि जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था तो देश और दुनिया के नेताओं ने, हर दल के हर नेता ने जाके उनके दरवाजे पर दस्तक दे करके श्रद्धांजलि देने का काम किया था। और जब तक आदरणीय मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि स्थल की राख ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक चुनाव हो चुका था। सहानुभूति थी लोगों में, और लोगों ने ये मानते हुए कि एक आहुति हम भी दे रहे हैं, उसी आहुति के तौर पर डिम्पल जी को एमपी चुनने का काम किया था। सर, एक सवाल ये था कि लगातार ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे अपनी उपलब्धियाँ समाजवादी पार्टी के लोग गिना रहे हैं कि हमने मैनपुरी का विकास किया, कन्नौज का विकास किया, इटावा का विकास किया, और आप ही के पार्टी के लोग कहते थे कि खाली इन्हीं जगहों पर विकास जो है वो किया गया है। तो क्या इसका असर पड़ रहा है कुछ चुनाव में आपके? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी विकास के कार्य किए गए होंगे वो भारी पड़े उस पर कि जब 2012 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी के हाथ में बागडोर आई, उत्तराधिकारी के रूप में मुलायम सिंह यादव जी ने गद्दी उत्तर प्रदेश की सौंपी, और 12 में लोगों की अपेक्षाएं थी उस समय कि नया नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, तो इससे उत्तर प्रदेश का कहीं भला होगा, उत्तर प्रदेश को एक नई दशा जरूर मिलेगी, उत्तर प्रदेश में एक नई जागृति आई। लेकिन जिस प्रकार से निराश किया अखिलेश जी ने, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, दंगों का प्रदेश, दंगाइयों का प्रदेश बन गया। कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में चली गई। गुंडई, अराजकता, ज़मीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, महिलाओं का अपहरण, ये घटना ज़बरदस्त तरीके से इस तरह हुई कि लोगों को त्राहिमाम बोल गया प्रदेश। उससे मैनपुरी भी ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित रहा। वो दंश मैनपुरी ने झेला है, लोग उसके भूले नहीं हैं। और उसके बाद दूसरा विषय ये बनता है कि मैनपुरी हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, आज आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, गरीब के कल्याण और भलाई की बात हो, दर्जनों योजनाएं, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें किसी न किसी योजना का लाभ न मिल रहा हो। दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में ज़बरदस्त उपलब्धियां, चाहे वो एक्सप्रेस वे हों, हाईवेज हों, एयरपोर्ट का हो, हेलीपैड्स हों, सनातन परंपराओं का संवर्धन हो, या तमाम अन्य अन्य विभागों की अलग अलग उपलब्धियां देने का भी काम हुआ। और उसके साथ साथ देश का जिस तरीके से गौरव बढ़ा इन 10 सालों में, आर्थिक मोर्चे पे बड़ी उपलब्धि हुई। 11वीं अर्थव्यवस्था 2014 में थे, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, और बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। या सामरिक क्षेत्र में जहाँ हमारा दुश्मन देश रोज़ जवानों के सिर कलम करता था, आज हमारी सर्जिकल स्ट्राइक दुश्मन की धरती पर होती है। इंपोर्ट करते थे सारा हथियार हम, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष में हम लोग चंद्रयान 3 के मार्फत विकसित देशों की लाइन में जाके खड़े हो गए। कितनी ही उपलब्धियां हैं जो आदरणीय मोदी के कार्यकाल में हुई हैं। उसका परिणाम यह है कि दुनिया के वातावरण में इस समय विश्व में एक भारत की धमक बनी है, भारत की बात साख बनी है, और भारत की बात सुनने को बड़े बड़े देश भी आज बाध्यकारी हो गए हैं।
एक सवाल ये था कि आपने कानून व्यवस्था की बात कही, लेकिन इन दिनों ये देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेता आप पे हमलावर हैं, कह रहे हैं कि ज़मीन आपके लोग कब्जा कर रहे हैं, गुंडागर्दी यहाँ आपके लोग कर रहे हैं। इस तरह के आरोप अब आपके ऊपर लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए, हमें हमें लगता है और लोग भी महसूस करते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में, इस 7 साल के कार्यकाल में जबरदस्त तरीके कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार की गई, उसी का परिणाम था कि इतिहास बदलते हुए उत्तर प्रदेश में 5 साल में सरकार बदलने का उपक्रम बंद हुआ। 17 से 22 की सरकार थी, बार बार अखिलेश चिल्ला रहे थे पूर्ण बहुमत की सरकार, डीजीपी भी अपने बना लिए थे, चीफ सेक्रेटरी बना लिए थे और गांव में शुरुआत कर दी थी कि आने दो 10 के बाद परिणाम तब देखेंगे तुम्हें। लेकिन क्या हुआ परिणाम? उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारी कानून व्यवस्था को लेकर के, उपलब्धियों को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर का इशू के साथ साथ दंगा मुक्त प्रदेश को लेकर के लगातार हमें दूसरी बार सरकार करने का लंबे अंतराल के बाद अवसर दिया है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों को आदरणीय योगी जी की उपलब्धियां, कानून का राज, सुशासन, दंगा मुक्त प्रदेश और उसी का परिणाम है। ये प्रामाणिक तथ्य है कि विदेश और देश के जो निवेशक हैं वह उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसका प्रमाण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव में प्राप्त हुए और जिसमें तो आपने देखा होगा कि लखनऊ की सरजमी पे पिछले महीनों में आदरणीय मोदी जी ने आकर के जो 11 लाख से अधिक प्रस्तावों के शिलान्यास ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एकमुश्त करने का काम किया। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में निवेश का वातावरण है, उत्तर प्रदेश के लिए लोगों का लगता है कि हाँ हम लोगों का निवेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, रोजगार रोजी की अपार संभावना है। श्रमिक हो, स्किल्ड श्रमिक हो या टेक्निकल लोगों की हो, वो अच्छी प्रचुर मात्रा में उपलब्धि है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश हम तेज गति से हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनाने की ओर। अखिलेश जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है आजकल, वो हर जगह पर ये बात बोल देते हैं कि कौन मंत्री चाहेगा कैबिनेट मंत्री सांसद बनना, जयवीर सिंह चुनाव खुद नहीं जीतना चाहते हैं। इस तरह की बातें भी वो करते हैं, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अखिलेश जी हमेशा बिल्कुल बचपने की बातें करते हैं। कभी आप चढ़ा दीजिए, आप करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ उत्तेजक बातें आप पूछ लीजिएगा, वो अपना आपा भी खोएंगे। जो चाहें आप जो बुलवाना चाहें बुलवा लीजिए, ऊल जलूल बच्चों जैसी हरकतों, ये तो काम है उनका। इसी की वजह से जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। इसी की वजह से राजनीतिक दल भी और उनका साथ छोड़ के गठबंधन के अलग उनसे होने में अलग होकर छोड़ के भाग गए। वो इसी की वजह से जनता उन्हें कतई गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। बहुत बड़ा परिवार है समाजवादियों का यहाँ पर, सैफई परिवार। और आप कितनी बड़ी चुनौती मान के चल रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि पहली बार यहाँ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कोई मजबूत प्रत्याशी मैदान में आया है। देखिए, कोई चुनौती नहीं वाली है, इसलिए नहीं है कि इससे पहले 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें चुनौती ही मानते हुए गढ़ को तोड़ने को दिया था। वो भी गढ़ था या कभी भाजपा जीती नहीं थी। लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी विधानसभा कहा जाता था। उस गढ़ को ध्वस्त करने का जिम्मा हमने कह के कि आपको तोड़ना है भेजा गया था। गढ़ टूटा, सम्मान टूटा और आज जनता प्रसन्नता के साथ आज कह रही है कि हम एक अच्छे सेवक को, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को। आप मैनपुरी के लोगों से बात करिए, बात हो रही है हमारी लगातार, बात बताएंगे वो आपको हम लोगों के बारे में, उनकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया क्या है हम लोगों का बताएंगे। और इसी तरह जब ये गढ़ टूटा है तो इससे कठिन गढ़ नहीं है, ये गढ़ भी टूटेगा, निश्चित टूटेगा। इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। भगवा लहराएगा। मोदी जी को कब बुला रहे हैं मैनपुरी आप? मोदी आएंगे, निश्चित रूप से आना चाहिए उन्हें, मुझे लगता है कि आएंगे। मैनपुरी के लिए उन्होंने आश्वस्त भी किया है माननीय गृह मंत्री ने कि हम मैनपुरी में लेके आएंगे। निश्चित रूप से हमें लगता है आएंगे, उनका इंटरेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतने के लिए गंभीर है, तो मुझे लगता है कि इस गंभीरता को देखते हुए हमें लगता है कि मोदी जी अपना कार्यक्रम मैनपुरी के लिए जरूर देंगे। शिवपाल जी ने आज एक बयान दिया कि पिछली बार से बड़ी जीत होगी हमारी। शिवपाल जी बेचारे दुखी हैं, पीड़ित हैं। उन बेचारे को तो कहाँ कोई सुनता है परिवार में, अखिलेश जी उनकी नहीं सुनते। अब क्या बेचारे कहें, उनको तो अपने चाचा को उन्होंने किनारे लगा रखा है।
अच्छा, एक सवाल और था कि लगातार ये देखा जा रहा था कि आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें मैनपुरी के लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भाल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ है और आस-पास का इलाका भी समाजवादियों का गढ़ है और फिरोज़ाबाद है, कन्नौज है, यहाँ पर भी जो है वो समाजवादी लोग ज़्यादा हैं। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में? केंद्र सरकार की उपलब्धियां, मोदी जी के नेतृत्व के 10 साल का कार्यकाल, प्रदेश की 7 साल की उपलब्धियां और योगी जी के नेतृत्व का कार्यकाल, ये हम लोगों के लिए बहुत सिंबल देता है। गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों के भलाई की योजनाएं, दर्जनों योजनाएं पहुंची हैं। कानून का राज है। आज दबंगई अपराध और गुंडई पर मुक्ति मिली है। लोगों को भयमुक्त होकर के अपने कारोबार, व्यापार, किसान, खेती, महिला सम्मान सबके लिए सुरक्षित तरीके से काम करने का अवसर मिल रहा है। और उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी की कहीं भी कोई बढ़ोतरी हो गई या सरकार में भागीदारी हो गई तो यहाँ पुनः गुंडई का वातावरण बनेगा, लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सारे लोग जो अमन चैन पसंद लोग हैं, हर वर्ग के, हमें मुसलमान का भी अच्छा खासा समर्थन है। जाइएगा मुसलमानों मोहल्ले में, उनका भी व्यक्तिगत रूप से जयवीर सिंह का आशीर्वाद है। हमें यादवों का भी अच्छा खासा है, कभी जाइए यादवों गाँव में, हर वर्ग का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद जयवीर सिंह को मिल रहा है। इसलिए उसी की ताकत पर हम कह रहे हैं कि हम चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीतने का काम जरूर होगा। शुक्रिया बहुत बहुत। जयवीर सिंह जी बहुत बेबाकी से अपनी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहली बार जब मुझे लोक विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए भेजा गया था तो उस वक्त भी ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ था, गढ़ को तोड़ने का काम किया और इस बार मैनपुरी में फिर कमल खिलेगा। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।